Assalamu alaikum. Today we have 20th lecture for Business Finance MGT 232. In the last lecture we studied about cash management system and cash budget. Today we are going to start new chapter with financial statement analysis. Well, when we talk about cash budget and cash management, the most thing is we must know what is a cash. When we talk about cash, it is a kind of a currency. That is cash in hand or something, or any kind of a currency, or your bank balance that is in your bank. Any currency or a cash that is in your bank balance plus the currency at hand is your cash amount. Well, when we talk about in a business context and when we talk about managing the cash, that means we are talking about cash and at hand and the cash in the bank plus and the deposit, demand deposit draft, जो भी इस किस्म की जितनी भी चीजें होती हैं वो सारे के सारे डिमांड ड्राफ्ट, ये सब चीजें आपके कैश के अंदर कंसिडर की जाती हैं. Now when we talk about the management in the business, it is like you must have enough cash, at least enough cash, minimum amount of cash and enough cash. The minimum amount of cash in order to मेंटेन योर बैलेंस, कैश बैलेंस, कि भाई इतना कैश ऑलरेडी है, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ कैश हम अपने पास नहीं रखते. मिनिमम कैश बट एनफ कैश इन ऑर्डर टू पे ऑफ सर्टन कैश आउटफ्लो, कोई भी सर्टन एक्सपेंसेस आ गए उनको पे ऑफ करने के लिए. एंड सेकेंडली कोई और ट्रेड डिस्काउंट्स या अदर एक्सपेंसेस या परचेजेस आई हैं उनको पे करने के लिए, परचेज करने के लिए वहाँ पे जो हम चीजें लेते हैं वो आपकी कैश मैनेजमेंट के अंदर आ जाती है. तो यू मस्ट हैव एनफ कैश के मिनिमम अमाउंट ऑफ कैश हो पर एनफ हो कि हम अपनी सर्टन परचेजेस कर सके. Then we talk about cash management system. Let's look at few of the topics we studied. Another one was cash management system. Cash management system में हम लोगों ने देखा we have collection, we have disbursements, and we have some kind of an investment in the short-term securities which are marketable securities. When we talk about collection, that is all your account receivable, or we can say all cash रिसीव्स. तो जितने भी कैश में अमाउंट रिसीव कर रहे हैं या अकाउंट रिसीवेबल और एनीथिंग यू आर गेटिंग ऑन रिटर्न एज रिटर्न, दैट इज योर कलेक्शन. एनीथिंग यू आर गिविंग आउट, दैट इज योर कैश आउटफ्लो. कोई भी ऐसी चीज जिसमें आपकी कैश आउटफ्लो हो रहा है, आपका अमाउंट ऑफ मनी यू आर स्पेंडिंग, सो वो सब अमाउंट जो कि आपकी ओरिजिनल अमाउंट जितना भी आपका कैश बैलेंस है उसमें से आउट जा रहा है, दैट इज योर कैश आउटफ्लो. तो जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जो भी परचेजेस कर रहे हो, एक्सपेंसेस पे कर रहे हो, कोई भी पेमेंट कर रहे हो, दैट इज योर कैश आउटफ्लो डिस्बर्समेंट्स. अब इनको मैनेज करना कि हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज ऑल दीज थिंग्स, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि फर्म्स जो है उनको कंसिडर कैसे करती है और क्या ऐसी सर्टन टेक्निक्स यूज करती है या सर्टन स्टेप्स लेती है इन ऑर्डर टू स्पीड अप द प्रोसेस. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट कैश कन्वर्जन साइकिल, कैश मैनेजमेंट के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. कैश कलेक्शन से कैश डिस्बर्समेंट तक ये जितने भी है ये सब आपका कैश कन्वर्जन साइकिल कंप्लीट करता है. नाउ कैश कन्वर्जन साइकिल में लेट्स सपोज वी एज अ फर्म वी आर वर्किंग एज अ फर्म, वी हैव सप्लायर्स जिनसे हम लोगों ने ट्रेड क्रेडिटर्स जिनको हम कहते हैं, जो हमारे सप्लायर्स हैं उनसे हमने क्रेडिट परचेजेस किए हैं. उन क्रेडिट परचेजेस का मतलब ये कि वी आर परचेजिंग समथिंग ऑन क्रेडिट, हमने कैश पेमेंट नहीं की, प्लस हम लोग कोई बैंक से लोन लिया हुआ है, वो भी हमारे पास अमाउंट आ गए. उस अमाउंट को यूज करके, यूटिलाइज करके वी हैव मेड इट ऑपरेशनल अपने सारे ऑपरेशंस करके उसके बाद वी हैव फॉर्म अ प्रोडक्ट. अब प्रोडक्ट फॉर्म करने के बाद हमने जाके मार्केट में वो प्रोडक्ट बेच दिया. जब हम उसको बेचते हैं तो कुछ तो हमारे पास कैश फॉर्म में सेल्स हो जाएंगी, अदर सेल्स आर इन द क्रेडिट फॉर्म, दैट मीन्स वी हैव डन क्रेडिट सेल्स, तो वो क्रेडिट पे चली जाएंगी, दैट मीन्स हमें कुछ अकाउंट रिसीवेबल आना है. नाउ दिस इज वन साइड ऑफ द प्रोसेस. अब इधर से हमारे पास जो हमने सेल्स की है, क्रेडिट सेल्स की है, और जो कैश, पहले तो कुछ अमाउंट कैश आ गया, जो क्रेडिट सेल्स की थी उनसे जितना भी अकाउंट रिसीवेबल रिसीव हो रही है आपके अमाउंट्स जो हम कलेक्शंस कर रहे हैं, उन कलेक्शंस को जब भी जितना ओवरऑल सारी कलेक्शन हो गई, उस कलेक्शन में से जो अमाउंट हमने जहां परचेजेस की हुई थी, जैसे क्रेडिट परचेज की हुई थी, हमारे जितने क्रेडिटर्स हैं, बैंक में कोई इंटरेस्ट पेमेंट करनी है, कहीं पे भी जो भी पेमेंट्स करनी, कलेक्शन कर ली. इन कलेक्शंस में से हमने जो भी पेमेंट्स करनी है वहां पे हमने डिस्बर्समेंट के पॉइंट से हमने सब जहां परचेजेस की हुई थी वो सब पेमेंट्स हमने कर दी. वो सारी पेमेंट्स कंप्लीट की, जो रिमेनिंग अमाउंट रह गई वो हमारा नेक्स्ट ईयर का कैश बैलेंस है और हमारा प्रॉफिट में आ जाता है. नाउ ये होल प्रोसेस की गेटिंग द कैश, इन्वेस्टिंग दैट कैश, देन गेटिंग द कलेक्शंस,
उस कैश को कलेक्ट करना, रिसीव करना एंड देन मेक सर्टेन पेमेंट्स फ्रॉम दैट कैश। तो ये जो पूरी साइकिल होते हैं ये आपके कैश कन्वर्जन साइकिल होती है, जिसके अंदर आप अकाउंट्स रिसीवेबल एंड अकाउंट्स पेबल को कंसिडर करते हो। इसके अलावा हमने बात की थी कलेक्शन फ्लोट की। कलेक्शन फ्लोट की जब हम बात करते हैं तो कलेक्शन फ्लोट क्या है कि आप लोगों की, हमने बात की कलेक्शन, डिस्पर्समेंट और इन्वेस्टमेंट, जितनी भी हमारी इन्वेस्टमेंट है उन सब का एक फ्री फ्लो होता है, जिसको हम इंफॉर्मेशन फ्लो कहते हैं कि ये सब चीजें हमारे लेजर अकाउंट में जाती हैं, हमारे जनरल में जाती है, हमारे पास इन्फॉर्मेशन होती है। जब हम बात करते हैं कलेक्शन फ्लोट की तो तब भी हम एक इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे होते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन है कि कब हमारे कस्टमर ने पेमेंट स्टार्ट की है और एट द एंड जब वो कैश कन्वर्जन हो गया है, उसका चेक कैश कन्वर्ट इनटू कैश, तो वो जितनी जो टाइम पीरियड है वो प्रोसेस, जो पूरे प्रोसेस का टाइम पीरियड है उसको हम कलेक्शन फ्लोट कहते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन होना आपके पास बहुत जरूरी है, जिससे आप आगे फ्यूचर में देखते हो कि क्या वाकई वो कैश आ गया है या वो कैश अभी आना है। हम उसको क्या कंसिडर करते हैं, एक्चुअल कैश या अभी कैश आना है, या उसको क्रेडिट सेल्स कंसिडर करते हैं। नाउ कलेक्शन फ्लोट के अंदर भी हर मेल फ्लोट, प्रोसेसिंग फ्लोट, इस तरह की चीजें। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट मेल फ्लोट, तो मेल फ्लोट ये है कि वो टाइम पीरियड जिसमें आपके कस्टमर ने आपके लिए चेक लिखा है और उसने चेक सेंड करने के बाद वो आप तक पहुंचता है, तो वो टाइम पीरियड, जिस टाइम पीरियड तक आपका जो चेक है वो विद इन मेल रहता है, दैट मीन्स वो टाइम जहां से कस्टमर ने चेक डिस्पर्स किया और आपके पहुंचने तक, आपके रिसीव करने तक को हम मेल फ्लोट कहते हैं। देन आप जब आपके पास चेक आ गया, आप जाके बैंक में जमा कराते हो। बैंक में जब जमा कराओगे तो वो टाइम पीरियड, जितने टाइम पीरियड में आपने रिसीव किया चेक, रिसीव करने से लेके जब तक आप डिपॉजिट कराते हो बैंक में, लेट्स सपोज आपने एक दिन शाम को किया, अगले दिन शाम को जाके आप डिपॉजिट कराते हो, तो वो टाइम पीरियड जिसमें आपके पास चेक आया और आपने अगले दिन जाके डिपॉजिट करवाया, तो वो आपका प्रोसेसिंग फ्लोट है। देन वो जब चेक आपका प्रोसेस हो जाता है और अप्रूव होता है वहां से आपके बैंक से, तो बैंक में जो आपकी अमाउंट पेमेंट आएगी, बैंक जो है उसको कैश में कन्वर्ट करेंगे, आपके अकाउंट में पैसे डालेंगे, उसको हम अवेलेबिलिटी फ्लोट कहते हैं। तो प्रोसेसिंग फ्लोट और अवेलेबिलिटी फ्लोट का दो टोटल टाइम पीरियड उसको ऐड करें तो हम उसको डिपॉजिट फ्लोट कह देते हैं। देन देयर वाज अनदर सिस्टम दैट इज कॉल्ड लॉक बॉक्स सिस्टम। अब जब हम लॉक बॉक्स सिस्टम की बात करते हैं तो इट्स वन ऑफ द सिस्टम जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन जो है एक लॉक बॉक्स बना देती है, जो कि आपका बैंक मैनेज कर रहा होता है डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर, जहां जहां आपके कस्टमर्स उसी में आपके सारे रेमिटेंसेस जो है वो कलेक्ट होते हैं। आपके कस्टमर्स उधर ही आपके चेक डालते हैं, बैंक वो दिन में 2-3 बार उसको चेक करता है, डेली बेसिस पे कई बार चेक करके उसके वो जितने रेमिटेंसेस, जितने चेक आए होते हैं वो सारे के सारे आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। तो वो जो टाइम पीरियड है उसको भी हम लोग प्रोसेसिंग फ्लोट ही कहते हैं। नाउ लॉक बॉक्स सिस्टम जो है वो सिस्टम को स्पीड अप करने के लिए यूज किया गया था, कि बजाय इसके कि इतने कलेक्शन फ्लोट लंबा हो तो आप उस लॉक बॉक्स सिस्टम यूज कर सकते हो। लेकिन नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट प्रेजेंट, तो प्रेजेंट में क्या है कि यू आर यूजिंग एवरीथिंग इलेक्ट्रॉनिकली। तो आपके क्रेडिट कार्ड से, आपके ऑनलाइन बैंकिंग से, आपके डायरेक्ट बैंक में डिमांड ड्राफ्ट, या आपके ऑनलाइन जो आप कैश डिपॉजिट करवाते हो, इन सब चीजों से, या यूजिंग एटीएम, तो ये सब चीजों से आपकी जो टाइम पीरियड है ये फ्लोट का, कलेक्शन फ्लोट का, वो बहुत कम हो चुका है और बहुत ईजी हो चुका है। When we talk about disbursement, तो डिस्पर्समेंट में भी यही केस है कि इन केस मैंने अगर कोई परचेज, एज फर्म मैंने कोई परचेजेस करनी है, की है, क्रेडिट परचेजेस हैं और उसपे पेमेंट्स करनी है, तो वो जितनी भी पेमेंट्स होंगी वो ऑनलाइन होंगी। कुछ सप्लायर्स के ऐसे ऑनलाइन सिस्टम होते हैं जहाँ पे क्रेडिट कार्ड नंबर दो एंड यू हैव द पेमेंट, और यू कैन से कि आप ऑनलाइन पेमेंट्स कर सकते हैं। हाँ, व्हाट यू नीड इज यू नीड एन इनवॉइस और सर्टन एक आपको बैंक की तरफ से एक आपके पास वो पूरा रिसीप्ट होती है कि यस वी हैव मेड द परचेजेस और वी हैव कलेक्टेड द अमाउंट। तो वो सारी अब जो सिस्टम है वो बिल्कुल चेंज हो गया, इलेक्ट्रॉनिकली लेटेस्ट सिस्टम आ गया। देन वी टॉक्ड अबाउट कैश बजट। कैश बजट जो है वो आपका एक प्लान है या शेड्यूल है ऑफ कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ द फर्म, और हम वो फोरकास्टिंग करके यूज करते हैं, कि फोरकास्टिंग में यूज किया जाता है कि फोरकास्ट करके आप देखते हो कि आपकी अमाउंट क्या आ रही है, क्या इतना कैश इनफ्लो आउटफ्लो, एट द एंड आपके पास कितना टारगेट बैलेंस है। उसके अंदर हमने कलेक्शंस की बात की, टोटल पेमेंट्स की बात की, देन वी फाउंड आउट दैट गेन एंड लॉसेस। उसके बाद हमने कुछ टारगेट बैलेंस मैनेज किया और देखा कि कितना ट्रेड डेफिसिट या सरप्लस हमारे पास सरप्लस या डेफिसिट आता है। Well, that was all about your last lecture. Let's move on to today's lecture, that is about financial statement analysis.
When we talk about financial statement analysis, we are actually talking about financial statements. कि financial statements क्या होती है? So we are going to study what is financial statement in this chapter. Then we are going to study the possible framework for analysis. कि analysis का क्या framework है? Then we talked about ratio analysis, trend analysis, and common size and index analysis. Today we are going to study one of this ratio of ratio analysis. Let's look at the external uses and internal uses of this statement analysis. सबसे पहली चीज जब भी हम ये कहते हैं कि हमने कोई भी एनालिसिस करना है तो पहली चीज जो दिमाग में आती है वो यही आती है कि ये क्यों यूज करेंगे, why we are going to use that, who will be benefited from this analysis, who is going to use this analysis. Now answering all these questions, this is very important to know who are the external users or who is going to use it externally, and who are the internal users and who is going to use it internally. एंड वी मस्ट नो कि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं तो ये वो चीजें हैं जो कि हमें हमारी किसी भी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन, उसके रेवेन्यूज के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, उसकी कैश इनफ्लो आउटफ्लो के बारे में इंफॉर्मेशन देती है और उसके ओनर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती है. ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है इन सबको कलेक्ट करके वी एनालाइज दैट इंफॉर्मेशन एंड वी प्रोवाइड सर्टेन इंफॉर्मेशन. Why the analysis is done? That analysis is done in order to extract some information. So whatever information we are extracting, that information is then given to the end users. Those users then use that information and analyze that where do companies stand. And this is one of the most important way of looking at your competitors and looking at who are the suppliers of your funds. That means who are your capital fund providers. So let's look at this thing, who are your external users of this financial statement analysis. The first one is your trade creditors. When we talk about trade creditors focus on the liquidity of the firm. कि firm की क्या liquidity क्या है firm की. That means कि firm की क्या how much assets firm has to easily convert them to cash. कि कितने आसानी से firm अपने assets को easily convert कर सकती है cash में. और अब देखिए ट्रेड क्रेडिटर्स हमारे वो लोग हैं जो कि सप्लायर्स हैं. जितने भी सप्लायर्स हैं जिनसे हमने क्रेडिट परचेजेस की हुई है या जो हमारे क्रेडिटर्स में आते हैं, आपके बैंक्स, आपके ये सब लोग, वो लोग हैं जो कि आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन, इनको वो इंफॉर्मेशन चाहिए कि क्या कंपनी इतनी पोजीशन में है कि वेदर दे विल बी एबल टू पे ऑफ आवर डेट और नॉट. क्योंकि हमने जब उनसे क्रेडिट परचेजेस किए तो दैट मीन्स वो हमारे क्रेडिटर्स हैं, टू सम एक्सटेंट वी हैव डेट. सिमिलरली अकाउंट्स पेबल जब क्रिएट होता है, सिमिलरली आपके जो बैंक से लोग हैं उन सब ने जो भी आपको लेट्स सपोज कुछ इंटरेस्ट पेमेंट्स दी हुई है, जिनको आपने लोन लिया हुआ है अपने ऑपरेशंस के लिए और उनको कुछ इंटरेस्ट पेमेंट्स करनी है, वो भी आपके क्रेडिटर्स हैं. इन सब लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी होती है कि हाउ मच कंपनी एंड हाउ लॉन्ग कंपनी विल टेक टू पे ऑफ आवर डेट. तो कितना टाइम पीरियड कंपनी लेती है कि आपके जल्दी जल्दी पेमेंट करें. अब जितनी पोजीशन लिक्विडिटी पोजीशन कंपनी की स्ट्रांग होती है, दैट मीन्स कंपनी कैन इजीली कन्वर्ट इट्स प्रोडक्ट इनटू कैश एंड कैन इजीली इन अ वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड दे कैन इजीली मेक पेमेंट्स ऑफ देयर फॉर देयर क्रेडिटर्स. तो वो इन्फॉर्मेशन लेना कि लिक्विड कितनी ज्यादा कंपनी लिक्विड है, कितना इजीली कंपनी जो है वो अपने पेमेंट्स अपना जो डेट है उसको पे ऑफ कर देंगी. इस इन्फॉर्मेशन के लिए ट्रेड क्रेडिटर्स सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं, सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन पे फोकस करते हैं. Then the next we have is bond holders. Now when we talk about the bond holders, how they are your external users. Bond holders are again your creditors. You owe some amount to them. So whenever we have bond holders, we consider them as creditors. Creditors वो लोग हैं जिनके हम उनके debtors हैं. That means we have to pay some amount to them. We owe them an amount. So whenever we talk about the bond holders, what is a bond? It is a long-term contract. So that means they are very much interested into a long-term position, cash position of a company कि कितना ज़्यादा long-term cash flow firm manage कर सकती है बेहतर तरीके से. Now क्योंकि we offer the bonds for a long period of time, that means for 20 years, 30 years or maybe 50 years. So जो वो long time period के लिए bonds में जिन लोगों ने investment की हुई है bonds के अंदर, so they are the finance providers. So they are very much interested कि how much a company is going to pay and how much time company is going to take for making interest payments for a very long period of time. So कितने long period of time के लिए over the long period of time इसकी credit rating है. जब भी हम credit रेटिंग की हमने अगर याद हो तो बॉन्ड्स में बात की थी, बॉन्ड रेटिंग्स में, तो वहां पे सबसे पहली चीज यही कंसीडर की जाती है कि आपकी जितनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है वो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म. जिस टाइम मैंने आपको कहा भी था कि आप पैकरा JCR VIS की वेबसाइट पे जाके उनका प्रोसेस देख के आए. उसके अंदर अगर आपने देखा हो तो अगर नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, उनकी वेबसाइट्स पे देखें तो वी हैव शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म
मीडियम इवन मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट रेटिंग भी होती है। अगर आपकी लॉन्ग टर्म क्रेडिट रेटिंग बहुत अच्छी है, इन हाई इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स में आती है, या आपकी ट्रिपल ए से डबल बी तक, ट्रिपल ए से ट्रिपल बी तक अगर आपकी, या अगर डबल बी या सिंगल बी तक भी है तो भी यू आर इन अ वेरी गुड पोजीशन। दैट मीन्स उसकी अगर लॉन्ग टर्म क्रेडिट रेटिंग इतनी है, दैट मीन्स फॉर द वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कंपनी इज कंसिडर्ड टू बी इन अ वेरी फाइनेंशियली वेरी स्ट्रॉन्ग। तो अगर आपकी कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होती है अभी, तो दैट मीन्स कि अगर फ्यूचर फोरकास्ट किया जाए तो दैट मीन्स फ्यूचर में भी कंपनी इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड, गोइंग टू बी इन अ वेरी गुड पोजीशन। तो आप क्या करते हो कि बॉन्ड होल्डर्स का फोकस किस चीज पे होता है कि लॉन्ग टर्म इसकी इन्वेस्टमेंट। अब जिस वक्त एनालिसिस किया जाता है, वी विद इन एन एनालिसिस वी डू रेशियो एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, वी लुक एट डिफरेंट ratios, we look at different point of view from the from debtors point of view, from the creditors point of view, that how much we have to pay them. We are going to look at the long term security and long term position of a company, short term position of a company, liquidity position of a company, and we are also looking at the profitability. So all these conditions, all these things are done in order to provide a better information to your external users, and external users में आपके bond holders भी आ जाते हैं. So what bond holders focus on? They focus on the long term cash flow position of the company, कि how much company is going to pay in the long run, or how what is the position of a company for a long term time period, how financially strong company is. After bondholders, we have another external users who are our shareholders, who are the owners of the company. Now, most of the time, owners of the company are also considered as the internal part and external part as well. External part उनको ज़्यादातर consider किया जाता है. Why? Because they are not involved in the management of the company. They can make decisions, but they are not the part of the management, क्योंकि management में आपके सब के सब managers होते हैं, and we studied that shareholders, that are the owners, and management of the company are separately. That's the agency theory in your first chapter. Well, shareholders की जब हम बात करते हैं तो shareholders are our external users. They basically focus on the profitability and long term health of the firm. They look at that we देखिए जो भी शेयर इन्वेस्टमेंट की जाती है वो भी लॉन्ग टर्म टाइम पीरियड के लिए की जाती है. अगर आपको याद हो तो भी स्टडीड के फाइनेंसिंग में आपके पास लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म है. लॉन्ग टर्म के अंदर आपके डेट और इक्विटी फाइनेंसिंग आ जाती है. So when we talk about long term equity financing, that means we are talking about the owners of the company, we are talking about the shareholders, शेयर इक्विटी जिन्होंने हमें दी हुई है. तो they basically focus on the profitability. Why? आपके शेयर होल्डर्स और ओनर्स वो लोग हैं जिन्होंने कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है, फाइनेंस किया हुआ है कंपनी को. सो whenever we have to talk about the investment, we are also talking about the profitability as well. हमने रिस्क एंड रिटर्न में ये चीज पढ़ी है. जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो वेरी नेक्स्ट थिंग वी टॉक अबाउट इज इन्वेस्टमेंट. तो प्रॉफिटेबिलिटी, तो प्रॉफिटेबिलिटी जब भी इन्वेस्टमेंट आएगी, आपके शेयर होल्डर्स इससे बहुत ज्यादा कंसर्न है कि व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट कंपनी इज what company is earning in the previous years and what company is going to earn in the future. और कितने लॉन्ग टर्म टाइम पीरियड के लिए ये है कि लेट्स सपोज अगर इन्वेस्टमेंट शेयर में इन्वेस्टमेंट किया, दैट मींस उनकी कोई स्पेसिफिक डेट नहीं होती, मैच्योरिटी डेट नहीं है. यू हैव योर इन्वेस्टमेंट विद द अजम्पशन ऑफ गोइंग कंसर्न. तो वो लॉन्ग टर्म टाइम पीरियड के लिए देख रहे होते हैं कि हाउ फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी इज, हाउ मच कंपनी इज गोइंग टू मेक सर्टेन payments, or we can say certain return on the investment of the shareholders. अब इसमें एक चीज हम इसीलिए इसमें प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज भी फाइंड आउट करते हैं in order to maintain certain position, in order to check how much company is going to maintain its position in the future. इन्हीं की बेसिस में हम थोड़ा फ्यूचर फोरकास्ट भी कर सकते हैं. तो क्योंकि कंपनी के ओनर्स जो है वो इन्वेस्टर्स होते हैं, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक एट द लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म. जब भी हम नेट इनकम बनाते हैं तो नेट इनकम में आपके पास पता चल गया कि नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज दिस. दिस इज वेयर योर कंपनीज ओनर्स फोकस. तो आपके ज्यादातर यही चीज देखी जाती है कि प्रॉफिटेबिलिटी किस तरीके से जा रही है, कितनी रिटेन अर्निंग्स में जाएगी, कितना प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स, कितना कॉमन शेयर होल्डर्स को. After that, there are few more external users which include your competitors. Your competitors are very much interested in looking at what is the position of the company. Company कैसे जा रही है, वो new strategies क्या use करी है, क्या new products use करी है, उसकी profitability कितनी है, expenses कितने आ रहे हैं, किस तरीके से वो मैनेज करें. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन ज्यादातर कोशिश ये की जाती है कि कॉम्पिटिटर्स को इनसाइड इन्फॉर्मेशन ना दी जाए. इसके अलावा यू हैव योर जनरल पब्लिक. जनरल पब्लिक में
वो लोग हैं जो कि आपके पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, दोज पीपल हु आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन योर कंपनी इन फ्यूचर। तो फ्यूचर में उन लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अच्छा ये कंपनी इस तरह जा रही है, क्या हमें अगर फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करनी है, दिस इज द वन इन विच वी आर गोइंग टू मेक इन्वेस्टमेंट इन फ्यूचर। उसके बाद आपकी वेरी नेक्स्ट थिंग इज योर कस्टमर्स। योर कस्टमर्स, ऑफ कोर्स योर कस्टमर्स भी देखते हैं कि कंपनी की क्या पोजीशन जा रही है, क्या कंपनी अच्छी है कि नहीं, बहुत रेयर पर जरूर देखा जाता है। फिर इसी तरह आपके कुछ रिसर्च पीपल जो कि रिसर्च कर रहे होते हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज के ऊपर, आपके ब्रोकर्स, आपके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड योर जो कि आपके पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, या आपके अभी के इन्वेस्टर्स जो कि आपके शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपके कस्टमर्स हो गए, और वो सब, और आपके स्टूडेंट्स, इवन द स्टूडेंट्स आर देयर जो कि ये स्टडी ऑर्गेनाइजेशंस को स्टडी कर रहे होते हैं, वो ये सब चीजें देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे एग्जिस्ट करी है, वो हाउ ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग एक्चुअली। सो ये सब वो आपके एक्सटर्नल यूजर्स हैं और कहीं ना कहीं इनको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है। सो वी डू दिस एनालिसिस इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू योर एक्सटर्नल एंड इंटरनल यूजर्स एज वेल। Now this was all about your external users. Let's move to your internal users, or we can say the internal uses of this statement analysis. The first thing is your plan. Now when we talk about this analysis, we are always focusing on planning and forecasting. Why? We are looking at the previous years, that this is the previous trend, this is the certain position of a company in the firm in future, this is your current financial position, इस वक्त कंपनी की current financial position ये है। इसके बाद then you evaluate and you plan and forecast that what would be its position in the future. So what you look at the past trend, you look at the current financial position, you analyze the current financial position, that this is where company stand now, and then you do the evaluation and certain future analysis and forecasting, and then you find out that what is the future position of a company. This is very important for your looking at different opportunities. firm किस opportunities क्या certain future में आपकी opportunities आ सकती है, how company is going to manage with that, plus future में ऐसी क्या problems आ सकती हैं जिनको कंपनी को deal करना पड़ेगा, क्या sudden ऐसे cash outflows आ सकते हैं, क्या कंपनी वो चीज manage कर सकती है, क्या sudden और किसी किस्म की कोई प्रॉब्लमेटिक या स्ट्राइक्स आ सकती हैं जिनको कंपनी मैनेज कर सकेगी कि नहीं कर सकेगी, इन सब चीजों को फोकस रख के कंसिडर करके आपका एनालिसिस किया जाता है। तो वेरी नेक्स्ट थिंग दैट इज इम्पोर्टेंट इज योर कंट्रोल। वेल दैट फोकस ऑन द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ वेरियस एसेट्स एंड एसेट एफिशिएंसी। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट दिस इज फोकस ऑन योर एसेट्स, कि कंपनी ने पैसे ले लिए, फाइनेंस करवा लिया, ऑपरेशंस जो वो एसेट्स भी खरीद लिए, एसेट्स को ऑपरेशनल बना लिया। ना क्या assets are operationally whether the organization's assets are operating in a very best manner, are they efficiently working, are they working efficient enough to get your product on time and getting a proper product, क्या वो बेहतर product कंसिडर कर रहे हैं कि वो बना, ऐसा आपके जितने भी एसेट्स में इन्वेस्टमेंट हुई है कि whether those assets are working together efficiently to give you a final product, and क्या क्वालिटी प्रोडक्ट दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा, क्या प्रोडक्ट ऑन टाइम दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा। ये सब जितनी भी चीजें हैं वो क्यों फोकस करती हैं कि ये जितना कंट्रोल इसके ऊपर होता है, अब जिसने ये एनालिसिस किया होगा उसको पता होगा भाई ये हमारे एसेट्स हैं, एसेट्स की एफिशिएंसी ये है, इसको इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या कर सकते हैं। इसके बाद इसमें जो इन्वेस्टमेंट हुई है तो क्या वेदर जो भी इन्वेस्टमेंट हमने अपने एसेट्स के अंदर की है, क्या वेदर दीज एसेट्स आर गेनिंग सच रिटर्न और नॉट। के लेट्स सपोज अगर इफ वी हैव प्लान के अगले 3 महीने के अंदर वी आर गोइंग टू हैव 300,000 प्रोडक्ट्स ऑफ सर्टन पेन, एक पेन बनाना है, वो 300,000 पेन हमने 3 महीने के अंदर इन एसेट्स में जो इन्वेस्टमेंट किए वो 300,000 हम लोगों को पेन्स मिल जाएंगे 3 महीने के अंदर। क्या वाकई 3 महीने के अंदर वो पेन्स मिल रही है, नहीं मिल रहे, क्या रिक्वायरमेंट है, कहाँ पे लैकिंग है, कहाँ फाइनेंसिंग चाहिए, कहाँ एफिशिएंसी एग्जिस्ट करती है। और उसके बाद वो पेन, क्योंकि हमने इस एसेट्स में इन्वेस्टमेंट किया, वो प्रोडक्ट हमें ऑन टाइम मिल गया, अच्छा अगर मिल गया तो ये प्रोडक्ट मार्केट में जाके गेनिंग रिटर्न फॉर अस और नॉट, क्योंकि आपके प्रोडक्ट्स भी आपके एसेट्स कंसिडर किए जाते हैं। आपके जितने एसेट्स हैं दे वर्क टुगेदर इन एन ऑपरेशनल लेवल इन ऑर्डर टू गिव यू रिटर्न। अब वो जो भी ऑपरेशनल लेवल पे हमें प्रोडक्ट मिल गया, प्रोडक्ट मार्केट में चला गया,
क्या वाकई ही दैट प्रोडक्ट इज गेनिंग रिटर्न या प्रॉफिट आपको अर्न करके दे रहा है कि नहीं दे रहा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन. द वेरी नेक्स्ट थिंग इज योर अंडरस्टैंड फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग हाउ सप्लायर्स ऑफ फंड एनालाइज द फर्म. नाउ सप्लायर्स ऑफ फंड्स आपके कौन है? योर शेयर होल्डर्स, योर ओनर्स, योर इन्वेस्टर्स. तो वो सब लोग या आपके क्रेडिटर्स भी, तो वो सब लोग जो कि फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं कंपनी को, फंड्स प्रोवाइड करते हैं, वो आपके बैंक हो गए, आपके बॉन्ड होल्डर्स हो गए, आपके शेयर होल्डर्स हो गए, कोई भी और इन्वेस्टर्स हो गए, ये सब आपको फंड्स प्रोवाइड करते हैं. वो फर्म को किस तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपका एनालिसिस किया जाता है. एनालिसिस करने के बाद उसकी इंटरप्रिटेशन की जाती है कि कंपनी कहाँ एग्जिस्ट करती है, कंपनी ने कैसे स्टार्ट लिया एंड हाउ कंपनी इज वर्किंग एफिशिएंटली ओवर द इयर्स, इसकी क्या पोजीशन होगी ओवर द इयर्स, क्या प्लान है. ये सब चीजें जो है प्रोवाइड की जाती है, दैट इन्फॉर्मेशन टू योर शेयर होल्डर्स, टू योर क्रेडिटर्स. वो भी एनालाइज करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि फर्म किस तरीके से एग्जिस्ट कर रही है. अब देखें, मेजर डिसीजन जितने भी लिए जाते हैं वो सारे के सारे टॉप लेवल पे लिए जाते हैं. Decisions are taken by your board of directors, but your board of directors provide that information and presentation to your shareholders. जब भी एनुअल जनरल मीटिंग होती है उसके अंदर सारे शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्मेशन दी जाती है. अब इन्फॉर्मेशन दे दी गई, लेकिन अगर जब तक आपके शेयर होल्डर्स आपकी कंपनी को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे कि क्या वाकई कंपनी फ्यूचर में इसी पोजीशन में एग्जिस्ट कर सकती है, नहीं कर सकती, क्या कंपनी को नया प्रोडक्ट स्टार्ट करना चाहिए, नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या कंपनी इतनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है और ऑपरेशनली इतनी स्ट्रांग है कि नहीं है, क्या हमें न्यू एसेट चाहिए कि नहीं. ये सारी इन्फॉर्मेशन जब तक आपके शेयर होल्डर्स या आपके क्रेडिटर्स के पास नहीं होगी, वो कभी भी, लेट्स सपोज अगर उनके पास ये प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो कभी भी आपके न्यू प्रोजेक्ट्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे. दे वुड से कि भाई क्या कंपनी वाकई इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग है, हमें तो प्रॉफिट मिल नहीं रहा है, हमारे सामने तो प्रॉफिट अर्निंग है नहीं, तो हम कैसे इस चीज को प्रूव करें. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एनालिसिस करके अपने शेयर होल्डर्स, अपने ओनर्स, अपने पोटेंशियल ओनर्स इवन और अपने क्रेडिटर्स को ये बात समझाई जाए. जब भी बैंक से लोन लिया जाता है और नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर गोइंग टू टेक द लोन अगेन, तो बैंक सबसे पहली चीज यही पूछता है कि व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, क्या इन द लॉन्ग रन कंपनी वुड बी एबल टू पे ऑफ इट्स डेट और नॉट. तो ये सब कंडीशंस वो जरूर कंसिडर करते हैं, इवन योर बैंक, जो भी लोग आपको लोन दे रहे होते हैं, लोन प्रोवाइडर्स. जितने भी आपके फंड प्रोवाइडर्स हैं वो क्या करेंगे कि उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो ये देखें कि क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है. जितनी भी इन्फॉर्मेशन मिलती है उस सब इन्फॉर्मेशन को दे प्रोसेस दैट इन्फॉर्मेशन, एनालाइज, और उसके बाद वो देखते हैं कि फाइन, इफ यूर ऑफरिंग मी टू स्टार्ट दिस न्यू प्रोजेक्ट, ऑफरिंग मी टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट, या कोई भी और सर्टेन इन्फॉर्मेशन, या आपने एक मेजर डिसीजन लेना है, तो कंपनी के शेयर होल्डर्स विल बी द पार्ट ऑफ दैट डिसीजन, विल वोट फॉर दैट डिसीजन, योर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल वोट फॉर दैट डिसीजन, अगर आपकी कंपनी स्ट्रांग होगी एंड इफ दे अंडरस्टैंड, इफ दे हैव द प्रॉपर इन्फॉर्मेशन और इफ दे अंडरस्टैंड एवरीथिंग. ना ऐसा भी हो सकता है कि इफ दे हैव द इन्फॉर्मेशन, तो कोई गलत डिसीजन अगर लिया जा रहा है तो आपके जितने भी शेयर होल्डर्स हैं वो ये नहीं कहेंगे हाँ जी डिसीजन ले लो. इफ दे नो दैट द डिसीजन इज नॉट राइट, या कंपनी इज नॉट इन अ पोजीशन टू डील विद एवरीथिंग, ऑल दीज थिंग्स, दैट मींस वो रॉन्ग डिसीजन होगा आपकी कंपनी के लिए. तो जब भी ऐसा रॉन्ग डिसीजन होता है तो आपके जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं, इफ दे हैव द प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, तो वो कभी भी रॉन्ग डिसीजन कंपनी के लिए नहीं लेने देंगे. सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ योर इन्फॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स और द सप्लायर्स ऑफ द फंड्स. नाउ लेट्स लुक एट अनदर थिंग. दिस इज योर इंटरनल यूजेस. Now we talk about different financial statements. When we talk about the types of financial statement, we have four financial statement, basically four financial statement. We have balance sheet, we have income statement, we have a statement of cash flows, and we have statement of owner's equity. When we talk about financial statements to be used in this certain financial statement analysis, we focus on two primary financial statement. The first one is your balance sheet. Well, your balance sheet is a summary of a firm's financial position on a given date. That shows that what are the total assets, and those total assets is equals to total liabilities plus your owner's equity. आपने शायद इससे पहले अकाउंटिंग या इस जो भी चीजें फाइनेंस रिलेटेड पढ़ी होंगी उसमें you have studied what is an balance sheet. और बैलेंस शीट की left hand side of balance sheet must be equal to your right hand side. That means your total asset must be equal to your total liabilities plus owner's equity. बैलेंस शीट से हमें बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है रिगार्डिंग योर एसेट्स, रिगार्डिंग योर लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, कितने आपके क्रेडिटर्स ने क्या इन्वेस्टमेंट की हुई है, आपके ओनर्स इक्विटी की क्या इन्वेस्टमेंट है, कितना आप रिटेन अर्निंग्स रख रहे हो, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है आपकी बैलेंस शीट से, और इसको यूज करके हम एनालिसिस करते हैं. द नेक्स्ट वेरी थिंग इज योर इनकम स्टेटमेंट.
Well, a summary of what is your income statement? An income statement is a summary of a firm's revenues and expenses over a specified period. अब ये देखें कि जब हम बैलेंस शीट की बात करते हैं तो we are talking about the financial position on a given date. But when we talk about income statement, we are talking about revenues and expenses over a specified period. तो हम जब बैलेंस शीट की बात करते हैं तो हम on a given date इसलिए कहते हैं कि बैलेंस शीट आपकी रोज बनती है. हर रोज जब खत्म होता है आपका दिन, at the end of the day we have a balance sheet for the firm. जब भी businesses जितने भी हैं वो at the end of the day बैलेंस शीट बनाते हैं, looking at the thing कि जितना जनरल लेजर में ट्रायल बैलेंस में जो इन्फॉर्मेशन आई है उससे आप बैलेंस शीट बनाते हो. बैलेंस शीट के बाद आप जिस तरह मूव करते हो दैट इज योर बैलेंस शीट के बाद आप इनकम स्टेटमेंट बनाते हो. अब बैलेंस शीट जो है वो हर रोज बनती है और नॉर्मली जो बैलेंस शीट हम कंसीडर करते हैं वो एट द एंड ऑफ द ईयर के, लेट्स सपोज किसी का फिस्कल ईयर अगर या फाइनेंशियल ईयर किसी का एंड होता है दिसंबर में, तो वी विल बी कंसीडरिंग बैलेंस शीट ऑफ 31 दिसंबर लेट्स सपोज 2012, 2013, 14 जिस भी ईयर के हम कंसीडर करें, तो वो उस सर्टेन ईयर की 31 दिसंबर को हम बैलेंस शीट को कंसीडर करते हैं फॉर एनालिसिस, क्योंकि वो उस टाइम पे एंड हो रहा होता है. आपके जितने पूरे साल की समरी होती है वो उसमें आ जाती है. देन वी टॉक अबाउट इनकम स्टेटमेंट. तो इनकम स्टेटमेंट जो वो हर रोज नहीं बनाई जाती, इट्स ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड. वो जो स्पेसिफाइड पीरियड है दैट मीन्स के एक सर्टेन पीरियड खत्म होता है उसके बाद इनकम स्टेटमेंट बनती है. एक साल पूरा कंप्लीट होने के बाद इनकम स्टेटमेंट बनती है जो कि मंथली जिसको हम ईयरली बेसिस पे कहते हैं. हाफ ईयरली भी हो सकती है, क्वार्टरली भी आपकी स्टेटमेंट्स बनती है, लेकिन नॉर्मली जो हम एनालिसिस के लिए यूज करते हैं, अगर हम क्वार्टर बेसिस पे एनालिसिस करें तो दैट वुड बी योर एनालिसिस ओवर क्वार्टर, ठीक है, या 6 मंथ सेमी एनुअली या मैनुअली होता है या ईयरली होता है एनुअली. व्हेन वी टॉक अबाउट इनकम स्टेटमेंट तो वो साल के एंड में बनाई जाती है. बैलेंस शीट आपकी हर रोज बनाई जाती है, इसलिए ऑन अ गिवन डेट एंड ऑन अ स्पेसिफिक ईयर हम उसको कंसिडर करते हैं. और आपकी इनकम स्टेटमेंट आपको बताती है कि व्हाट इज योर गेन और लॉस और प्रॉफिट. Now if we look at the basket warner's balance sheet and asset side of the balance sheet, तो हमने क्योंकि basket warner की ही शुरू से example यूज कर रहे हैं, and it is in one of your book of Van Horn, तो उसी को हम continue कर रहे हैं. So this is your, if you look at this slide, this is your balance sheet. अगर आप इस balance sheet को consider करो तो you have a certain amount of things जो कि थोड़ी सी clearly वहाँ पे mention है. balance sheet की दो sides है, asset side and the your liability and owner sides. Asset side is your left hand side, so let's look at the asset side and the left hand side. Within asset side we have current assets and we have fixed assets. जब हम current assets and fixed assets की बात करते हैं तो हमारे पास long term and short term दोनों assets आ जाते हैं. Current assets are your cash and cash equivalents, account receivable, inventories, prepaid expenses and your accumulative tax prepaid. These are your current assets. When you talk about fixed assets include your land, building, machinery, other materials. ये सब आपके आ जाते हैं current assets के, fixed assets के अंदर. Fixed assets में से हमेशा हम depreciation minus करते हैं. What is the depreciation? अगर आपने accounting पढ़ी है तो आपको depreciation का थोड़ा idea होगा. Depreciation is that certain value which is found the reduction in your assets value which is found by through its usage. that means कि जितना ज़्यादा आपकी जो जितने भी assets हैं वो use होने के बाद उनकी value में जो कमी आ रही होती है, वो that कमी value में जो कमी आती है that is your depreciation. कि हम ये कहते हैं कि जी मैंने 10,000 की चीज़ ली है, over the time जो भी जिस तरह ये use हो रही है, तो use होने के बाद इसकी value में कमी आ रही है. वो जो कमी आ रही है वो कौन सी कितनी amount of value में कितना कम आ रहा है वो हम depreciation से find out करते हैं. Then we have a certain amount of investments and other assets. कोई भी और other asset हो सकता है अगर हम उसको consider करें जो कि for the long term और short term, तो वो भी हम अपनी asset side पे consider करते हैं. Then if we talk about the date, जिस तरह की हमने मेंशन कहते हैं कि जब भी बैलेंस शीट बनाई जाती है तो ऊपर नेम ऑफ द कंपनी, देन वी हैव नेम ऑफ द स्टेटमेंट दैट इज बैलेंस शीट एंड देन डेट. तो जब हम बैलेंस शीट की डेट की बात करते हैं वी हैव December 31, 2013. सो दिस अगर आप देखें तो इसके ऊपर क्लियरली मेंशन है ये A. This A is your how the firm stands on a specific date. Then when we talk about B, तो we have B here, that is your total assets, that is what BW owned. अब assets जितने भी हैं उनकी इंफॉर्मेशन से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, that means BW कितना क्या own क्या करती है, कितने amount of assets they have, what they own, कितना क्या own करती है कंपनी, या कंपनी की वर्थ क्या, वो आपके assets से पता चलती है. Then when we talk about C, cash मैंने आपको बता दी, cash and cash equivalents. Cash की is something in your hand, the currency at your hand. जब हम cash equivalents की बात करते हैं, जो CE इधर लिखा हुआ है, cash equivalents का मतलब ये होता है कि anything that is equal to cash, that is easily convertible to cash.
अब आपके कैश इक्विवेलेंस में आपका डिमांड ड्राफ्ट आ सकता है, आपके चेक्स आ सकते हैं, आपके बैंक बैलेंस आ सकता है. सो एवरीथिंग एनीथिंग दैट इज इजीली कन्वर्टेबल टू कैश इज योर कैश इक्विवेलेंस. Then we have account receivable जो कि C है, तो that is amount owned by the customers. ये आपके customers own करते हैं, who are your debtors. ये वो लोग हैं जिन्होंने आपको अभी पैसे देने हैं. तो account receivable is a short term, आप कह सकते हैं short term loan होता है जो कि आपके customers ने वो payment जो आपको भी करनी है उसको हम account receivable कहते हैं. Inventories आपको पता है, inventory हर वो चीज जो कि आपकी in the form of product या in the form of raw form में जो भी आपकी पड़ी हुई है, वो सब चीजें जो assets raw form में आपके inventory के अंदर पड़ी हुई है वो सबका आपकी inventories consider होती है. Then when we talk about D, if you look at this point D, that is your prepaid expenses. These are your future expenses items already paid. Let's suppose if you have सर्टन एक्सपेंसेस जो आगे फ्यूचर में आने उसकी पेमेंट आपने अभी कर दी है, या आपने एडवांस में आपने एक चीज अपने प्रोडक्ट्स के लिए कुछ मटेरियल यूज करना था, आपने एडवांस में वो पेमेंट पहले से ही कर दी है. वो जो पेमेंट जो एक्सपेंसेस आप पहले से आपने एडवांस में पेमेंट कर दी उनको प्रीपेड एक्सपेंसेस कहते हैं. या आपके लिए सपोज इंश्योरेंस कंपनी की कोई इंश्योरेंस अभी आपने लेनी थी तो आपने उसके एक्सपेंसेस पे कर दी, दैट इज योर प्रीपेड एक्सपेंसेस. आपने कुछ और अदर एडवांस पेमेंट कर दी, आपके कोई बिल्स थे जिनके आपने एडवांस पेमेंट कर दी, दैट इज योर प्रीपेड एक्सपेंसेस. Then we talk about accumulated tax prepay. तो वो टैक्स के अगर आपने कोई टैक्स पेमेंट पहले से टैक्स पेमेंट कर दी है, 2 साल की पेमेंट पहले ही कर दी है टैक्स की, तो दैट इज योर टैक्स प्रीपे. These include overall जितना भी जब आप इन सब को ऐड करते हैं, they are your current assets. They are जो कि हमने E से मेंशन किया हुआ है. Current assets are your those assets which are in the form of cash or they are likely to convert into cash within 1 year. ठीक है, ये वो सब चीजें हैं जो कि विद इन 1 ईयर आपके कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी या ओरिजिनली जो कैश अमाउंट होते हैं. दीज आर योर करंट एसेट्स. देन वी हैव द फिक्स्ड एसेट्स. अगर हम F को देखें तो ओरिजिनल F is your original amount paid to your assets. Assets के ऊपर जो original amount पे की होती है. Let's suppose if I have paid, normally organizations या तो यहीं पे depreciation निकाल लेती है original cost बना के, या फिर depreciation का अलग से process करके उसको minus करने के बाद आपके balance sheet के अंदर ऐड करती है. तो जब भी हम fixed assets की बात करते हैं तो fixed assets at cost, दैट मीन्स जिस कॉस्ट के ऊपर फिक्स्ड एसेट बुक वैल्यू उनकी जो है जिसपे खरीदा गया था, अगर लेट्स सपोज आई एम परचेजिंग दिस पेन एट 10 रुपीज तो मैं इसका 10 रुपीज पे ही यहाँ पे लगाऊंगी. 10 पेन खरीदे तो 10 into 10 ओरिजिनल 10 रुपीज पे लगाऊंगी, फिर उसमें से डिप्रिसिएशन माइनस की जाती है. सो F इज योर ओरिजिनल अमाउंट एंड दिस G इज योर accumulated deduction of wear and tear. So any wear and tear that is on your assets and that decrease the value of your assets. So जो decrease in value आता है वो क्या original amount है जो उस value को decrease करी होती है, that is your depreciation. Then we this in combination form your net fixed assets. जब हम current assets plus fixed assets करते हैं तो हमारे total assets बन जाते हैं. So this total asset is your current assets plus your फिक्स एसेट्स और प्लस अदर एसेट्स आ जाते हैं कि कोई भी एनी अदर इन्वेस्टमेंट और एनी अदर एसेट्स वो आपके ऐड हो जाते हैं. तो करंट एसेट्स प्लस फिक्स्ड एसेट इज इक्वल्स टू योर टोटल एसेट्स. नाउ लेट्स लुक एट द राइट हैंड साइड ऑफ योर बैलेंस शीट, दैट इज द लायबिलिटी साइड. लायबिलिटीज में अब आपकी क्या क्या चीजें आती है, वो सब चीजें जो कि आपने पे ऑफ करनी. यू आर लायबल टू पे ऑफ टू योर क्रेडिटर्स और योर एनीवन हु हैज गिवन यू सर्टेन अमाउंट ऑफ कैश और एनी लोन. प्लस इसके अंदर आपकी कौन कौन सी चीजें आती है, आपकी शेयर होल्डर्स की इक्विटी. दैट मीन्स जितनी इन्वेस्टमेंट आपके शेयर होल्डर्स ने की हुई है उनकी कितने टोटल अमाउंट ऑफ स्टॉक हुए हुए, आपके रिटेन अर्निंग्स कितनी है जो कि अगले साल के लिए सेव की गई है, ये सब चीजें आपकी टोटल इक्विटी को फॉर्म करती है. तो लायबिलिटी प्लस योर टोटल इक्विटी इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड ऑफ द बैलेंस शीट. सो लेफ्ट हैंड साइड इज योर एसेट साइड एंड राइट हैंड साइड इज योर लायबिलिटी साइड. So let's look at this thing कि इसमें हमने क्या क्या चीजें कंसिडर की हैं. Now when we talk about A and B, अब A and B को देखें, this is your A and this is your B, that is total liability and equity. तो note this thing that your assets is equals to liabilities plus equity. तो हमारी अगर लेफ्ट हैंड साइड योर एसेट्स है तो राइट हैंड साइड हमेशा liabilities plus owners equity होगा, तभी वो आपके एसेट्स के इक्वल होंगे. This is A and B में क्या मेंशन है, what BW owned and your ownership position. What BW owed means कि क्या हमने अभी पेमेंट करनी. जब हम एसेट्स की बात करते हैं तो what we own, हम क्या ओन करते हैं, लेकिन क्या पेमेंट्स हमने करनी, हम ओ क्या करते हैं, किस किस को ओ करते हैं, किसको हमने क्या क्या अमाउंट पे करनी है. So this is what is your liability side plus उसके अंदर आपकी ओनरशिप पोजीशन क्या है, क्या कंपनी की कितनी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, और what is your original position, ownership position.
Then when we talk about C, this is your owed to suppliers for goods and services, कि any amount that is your goods amount of good and services की जब हम बात करते हैं तो क्या amount आप अपने owners आप अपने suppliers को पे करनी है, this is your C, that is your account payable। अगर हम यहाँ पे देखें, जब हम नोट्स पेबल की बात करते हैं जो कि फर्स्ट पे मेंशन है, वो आपकी लॉन्ग टर्म पेमेंट होती है कि आपने कोई भी लॉन्ग टर्म टाइम पीरियड में कोई भी पेमेंट करनी है। अब अकाउंट पेबल बनता कब है, लेट्स सपोज मैंने सप्लायर से कुछ सर्टन मटेरियल खरीदा, सर्टन मटेरियल खरीदने के बाद मेरे पास जो एक अमाउंट आई है, लेट्स सपोज मैंने एक कुछ खरीदा है, सर्टन अमाउंट मटेरियल खरीदा है, वो जो उसके ऊपर जो मैंने उसकी पेमेंट करनी है, जो मैंने क्रेडिट परचेजेस की है, उसका एक नोट बनेगा। दैट नोट अगर मैंने वो पेमेंट करनी है आफ्टर 1 ईयर के 1 साल उससे ज्यादा टाइम पीरियड के अंदर, तो हम उसको नोट पेबल कह देते हैं। और अगर ऐसी कोई पेमेंट जैसे कोई इंस्टॉलमेंट्स होती हैं जो कि ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए जानी है, तो हम उसको नोट पेबल कह देते हैं। लेकिन वो पेमेंट जो कि मैं कहती हूँ मैंने विद इन 3 मंथ्स विद इन 6 मंथ्स जो है ये पेमेंट कर देनी है अपने, जो ही मेरे प्रोडक्ट्स जो है वो कैश में कन्वर्ट होंगे, मेरे पास अकाउंट रिसीवेबल रिसीव कैश रिसीव होगा, कलेक्ट करूंगी, देन आई विल मेक सर्टेन डिसबर्समेंट्स और पेमेंट्स टू द सप्लायर्स। तो वो आपके सप्लायर्स को जब आप शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड के लिए कोई भी एक बनाते हो नोट के, जी ये अकाउंट्स पेबल है, इतना मैंने ऑन क्रेडिट परचेज किया है, तो वो आपका अकाउंट्स पेबल में आ जाता है, जो कि शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड के लिए होता है। दैट व्हाट यू ओ टू योर सप्लायर फॉर एनी गुड्स और सर्विसेज। Then if you look at D में हमारी दो चीजें आती हैं, एक your accrued taxes and your other accrued liabilities। अब D के क्या है, these are unpaid wages और salaries etc। देखिए accrued taxes और accrued liabilities, हमने वहाँ पे क्या बात की थी, prepaid taxes, prepaid certain कोई prepaid expenses, अब वो पहले से एडवांस था। जब हम accrued की बात करते हैं that means in future हमने पे करना है। So anything any taxes which we owe that we have to make these payments, आपके पास लिखा है कि जी ये पेमेंट आपने करनी है, that is your accrued एक्सपेंसेस। या कोई भी एक्रूड लाइबिलिटी है, ऐसी लाइबिलिटी को मैंने कोई भी एसेट खरीद लिया, उसकी थोड़ी पेमेंट्स रहती है कोई ऐसा जो मैंने फ्यूचर में करनी है पेमेंट, उसको हम एक्रूड लाइबिलिटीज कह देते हैं। इसके अंदर आपकी अब देखिए अनपेड वेजेस एंड सैलरीज भी आ जाती है। लेट्स से कि मैंने इस साल की सारी वेजेस एंड सैलरी नहीं पे की हुई, वो अगले साल के स्टार्ट में ये पेमेंट्स करनी है, दिस इज योर एक्रूड लाइबिलिटीज, कि अभी फ्यूचर में ये पेमेंट्स होनी है। इफ यू लुक एट ई इज your current liability, so any notes payable, your account payable, accrued taxes, accrued liability, ये सब आपकी current liabilities होती हैं। these are debts payable within 1 year। आपके जो notes payable है वो long term debt में भी आते हैं और आपके current में भी, that depends on the company की कंपनी कहाँ डाले, mostly आपके notes payable जो है वो long term में चले जाते हैं अगर वो 1 year से ज्यादा के हो। अगर within 1 year हो तो हम उसको जो है वो current लाइबिलिटीज में डालती है। उस केस में आपकी जो अकाउंट पेबल होता है वो अकाउंट पेबल आपका विद इन 3 और 6 मंथ्स के अंदर पेमेंट हो रही होती है। सो ऑल दोज डेट्स ऑफ द कंपनी विच आर पेबल विद इन 1 ईयर और विद इन और विच आर द पेमेंट्स आर टू बी मेड लेस देन अ ईयर, तो वो आपकी करंट लाइबिलिटीज होती है। नाउ इफ यू लुक एट एफ इज योर long term debt, so any debt which is payable after over a long time period, तो वो जो भी आपकी within 1 year में नहीं होती है, 1 साल से ज्यादा की जिसकी पेमेंट्स होती है वो सब आपकी लॉन्ग टर्म डेट में चली जाती है, तो हम इसको लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज भी कहते हैं। तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में आपके लॉन्ग टर्म डेट, जितने भी लोन्स आपने ओवर द लॉन्ग टर्म टाइम पीरियड या नोट्स पेबल जो कि लॉन्ग टर्म टाइम पीरियड के लिए होते हैं, वो हम उनको लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के अंदर ऐड करते हैं। देन वी हैव शेयर्स इक्विटी। अब शेयर होल्डर्स इक्विटी में आपका कॉमन स्टॉक ₹1 पार वैल्यू, ₹1 उसकी वैल्यू है। अगर आपने 200 स्टॉक इशू किए तो 200 into 1 दैट वुड बी 200,000, क्योंकि जितनी भी वैल्यूज है वो 1000 में है। नाउ अगर आपने सिर्फ 200,000 शेयर्स ₹10 के ऊपर इशू किए, दैट मीन्स 2 million रुपीज आपके यहाँ पे आ जाएंगे कॉमन स्टॉक की जगह। सो दैट डिपेंड्स कि आप कितनी पार वैल्यू के ऊपर कितने शेयर्स इशू करो। पहले तो यहाँ पे शेयर्स की वैल्यू आ जाती है कि क्या व्हाट इज द वर्थ ऑफ योर शेयर्स। देन एड पेड इन कैपिटल, तो पेड इन कैपिटल आपका ये क्या है, ये आपकी जी है। जी इज ऑल योर ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, जो भी आपके इन्वेस्टर्स ने आपके बॉन्ड होल्डर जितनी इन्वेस्टमेंट दी है, दिस इज योर ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। व्हेन वी टॉक अबाउट is that is your earnings reinvested, that means कि नेट इनकम के बाद जो मेरे पास ओवरऑल प्रॉफिट आया उसमें से मैंने कुछ अमाउंट रख ली कि जो मैं री इन्वेस्ट करूंगी विद इन द फर्म। तो फर्म में दोबारा से इन्वेस्ट किए जाते हैं उसके डिफरेंट एसेट्स में, उसकी दोबारा से उसको रेनोवेट करने में, उसकी चीजों को रेनोवेट करने, उसके ऑफिस सेटअप करने के लिए, या कोई भी और एक्सपेंसेस या कोई न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए उसमें, या कैश बैलेंस रखने के लिए, ये सब आपके रिटेन अर्निंग्स के अंदर चीजें आ जाती हैं। सो योर करंट लाइबिलिटीज
plus your long term liabilities plus your shareholders equity or owners equity is equal to your total liabilities or equity on the right hand side of your balance sheet. तो लेट्स लुक एट द बास्केट वॉन्डर्स इनकम स्टेटमेंट. अगर आप इनकम स्टेटमेंट में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि क्लियरली मेंशन होना चाहिए. सबसे पहली चीज जो मैंने आपको बताई थी दैट वाज अबाउट योर स्पेसिफाइड पीरियड. सो जब भी इनकम स्टेटमेंट बनेगी तो पहले नेम ऑफ द कंपनी देन द स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग्स या इनकम स्टेटमेंट लिखा जाता है. फिर फॉर द ईयर एंडिंग December 31st 2013 दैट मीन्स कि पूरे साल की एंडिंग में आपके बनाया जाता है एट द एंड ऑफ द ईयर. इसमें अगर आप ये देखें तो इसमें एक चीज मेंशन है जिसको हमने ए से किया हुआ है. दिस ए इज योर मेजर द प्रॉफिटेबिलिटी ओवर अ टाइम पीरियड. किस टाइम पीरियड के लिए वो प्रॉफिटेबिलिटी होगी उस ईयर को लिखा जाता है. देन यू हैव योर नेट सेल्स. नेट सेल्स क्या आती है? योर रेवेन्यूज. देन यू हैव योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो कि आपकी बी को हमने लिख दिया. अब ये वो है रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम द कस्टमर्स. सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है? जितनी भी कॉस्ट आई है आपके जितने भी आपने लेट्स सपोज मैंने जितने भी गुड्स को सेल आउट किया है उनकी क्या कॉस्ट थी. जितना कॉस्ट आई आपके ऑपरेशंस के ऊपर, आपके एसेट्स को फॉर्म करने के ऊपर, उन प्रोडक्ट को कंप्लीट करने के ऊपर, उसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कह देते हैं. देन यू हैव योर ग्रॉस प्रॉफिट. जब भी नेट सेल्स इधर से लिख ले रेवेन्यूज और नेट सेल्स minus your cost of goods sold is equals to your gross profit. So net sales minus cost of goods sold will be your gross profit. Then we talk about expenses जिसमें आपके अब देखें S, G and A expenses या आप इसको operational expenses भी कहते हो. So this would be your all operating expenses. So all your operating expenses उसमें क्या आ जाता है? आपका any sales commission, आपके कोई भी अदर एडवांस पेमेंट्स होती है, कोई भी ऑफिसर्स की सैलरीज होती हैं, वेजेस होती हैं या कोई ऑफिस एक्सपेंसेस होते हैं. ये सब चीजें जितनी भी हैं वो आपके एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर आ जाती है. ऑल दोज एक्सपेंसेस विच आर इनकर ड्यू टू द ऑपरेशंस ऑफ द फर्म. फर्म के ऑपरेशंस की वजह से जितने भी एक्सपेंसेस इनकर करते हैं उनको हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहते हैं. नाउ अपने ये जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया होता है इसमें से अगर आप अपनी इनको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करें सो द अमाउंट यू हैव इज दिस EBIT, that is your earning before interest and tax. This EBIT is your earning before interest and tax. तो इसको हम operating income भी कहते हैं. So if you look at D, तो D किस तरीके से mention है? That is your operating income. So आप gross profit में से अपने operating expenses निकाल लेते हो तो you have your operating expenses. इसमें से the next thing is E. E is cost of borrowed fund. That means the expense, interest expense you are going to pay, the cost you are going to pay on the debt you have taken. So this is your interest expense. इसको माइनस करते हैं आपके अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस से. उसके बाद यू हैव योर अर्निंग बिफोर टैक्सेस. दैट मींस इंटरेस्ट पे हो गया, रिमेनिंग क्या रह गया? टैक्स. तो अर्निंग बिफोर टैक्सेस, टैक्सेस से पहले वाली अर्निंग्स जो है दैट इज योर 151,000 रुपीज. इसको F इज योर यहाँ पे क्या है? टैक्सेबल इनकम, वो इनकम जिसके ऊपर टैक्स लग सकता है. सो F के बाद यू हैव योर इनकम टैक्सेस जो कि परसेंटेज ऑफ योर अर्निंग्स होता है. ये कितना है? 60,000 रुपीज. इसको आप माइनस करते हो आपकी अर्निंग बिफोर टैक्सेस में से. द अमाउंट यू हैव इज योर अमाउंट अर्न फॉर द शेयर होल्डर्स. ठीक है, अर्निंग आफ्टर टैक्स भी कहते हैं इसको, या इसको कह देते हैं योर नेट इनकम, योर नेट इनकम और लॉस. ठीक है, अर्निंग आफ्टर टैक्स या नेट इनकम और लॉस. इसमें से आप कैश डिविडेंड पे करते हो, अपनी रिटेन अर्निंग रखते हो. कैश डिविडेंड लेट्स सपोज डिसाइड हुआ कि 38,000 रुपीज कैश डिविडेंड देने, उसको माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट रह जाती है दैट इज योर रिटेन अर्निंग. या रिटेन अर्निंग रखने के बाद आप कैश डिविडेंड देते हो. सो दैट डिपेंड्स ऑन द कंपनी. सो दिस इज अबाउट योर इनकम स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी. Now let's look at our next topic, that is your framework for financial analysis, that how we are going to do the financial statement and why we do that. उसमें से क्या information हमारे पास निकलती है. The very first thing that we consider is the analysis of the funds need of the firm. कि किसी भी firm के funds needs की क्या fund needs होती है उसका analysis किया जाता है कि कितनी funds needed थे, कितने funds needed would be in the future. So in that way what we do is we do trend or seasonal component analysis होता है, जिसमें what we consider how much funding will be required in the future and is there a seasonal component. कोई seasonal component that means कि कुछ इस तरह की firms होती हैं जो कि seasonal based पे होती हैं. that means कि एक साल within 1 month या 3 months के लिए एक सीजन, दूसरे सीजन के लिए उनकी थोड़ी
चेंजिंग ट्रेंड होता है, वो जो चेंजिंग ट्रेंड होता है, जो सीजनल कंपोनेंट होता है, उनके लिए कंसिडर किया जाता है। सर्टन सीजन, सर्टन हम जो फूड आइटम स्पेसिफिकली होते हैं या सीजनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे कि वो ऑर्गेनाइजेशंस हु आर वर्किंग फॉर द विंटर क्लोथ्स, द ऑर्गेनाइजेशंस हु आर ओनली वर्किंग फॉर द समर क्लोथ्स, तो वो जो सीजन चेंज होता है तो उसके हिसाब से उनकी फंडिंग नीड्स भी चेंज होती है, उनका हिसाब रखना होता है। We have certain analytical tools जो कि use करते हैं. First one is your sources and uses statement. That is most of the time we say the income statement. Then we have the statement of cash flow, and we need cash budget in order to analyze. The very next thing is your analysis of the firm's need के बाद. The thing is your analysis of the financial condition and profitability of the firm. We look at the financial condition and profitability of the firm. क्या है? That tells you about the health of a firm. For that purpose, what we use the financial ratios. We use financial ratios for finding out the financial position of a firm individually. Then over the time period, individually means that देखते हैं कि फर्म इंडिविजुअल बेसिस फर्म की लिक्विडिटी पोजीशन क्या है, लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी पोजीशन क्या है, इस तरह से. सेकेंडली, ओवर द टाइम पीरियड मीन्स वी आर कंपेयरिंग टू डिफरेंट ईयर्स और 2 और 3 years. ओवर द टाइम पीरियड हम मीन्स कि पिछले 5 साल और अगले 5 साल को फोरकास्ट करके इनके ओवर द टाइम पीरियड देख रहे होते हैं व्हाट इज द हेल्थ ऑफ अ पोजीशन ऑफ अ फर्म. देन इन कम्बिनेशन मीन्स वी आर लुकिंग एट different financial ratios in combination of different years के point of view से भी या आपके competitors के point of view से भी. तो अब you deal with your competitors with your over the number of periods या years के basis पे या अपने competitors in comparison आप use करते हो in combination. और in comparison जब हम बात करते हैं तो we always compare our industry or ratios, individual ratios of the firm with the industry average. That what is on average what is the position of an industry. अगर industry average आपकी firm की specific position से जरा ज़्यादा बेहतर है, that means that company जो है वो अच्छी नहीं जा रही. बट इफ योर इंडस्ट्री एवरेज जो है वो कंपनी की इंडस्ट्री एवरेज से कंपनी की एवरेज से कम है, दैट मीन्स योर कंपनी इज गोइंग वेरी गुड. तो वो इंडस्ट्री एवरेज के साथ मैनेज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कंपेयर करके ये देखा जाता है ऑन एवरेज विद इन एन इंडस्ट्री वेयर डू फर्म स्टैंड्स. और ये आपके जितने भी आपके सप्लायर्स ऑफ योर फाइनेंशियल finances होते हैं, your shareholder, your bond holders and your debt providers, all those people are very much interested in knowing the financial position of a company in comparison within an industry. The third thing what we look at is the analysis of the business risk of a firm. This is very important. Whenever we talk about investment and profitability, we are also talking about the risk that relates the risk inherent in the operation of the firm. कि firm के जितने भी operations हैं उनमें क्या risk involved है. That means कि जितना over the past years जो जिस तरीके से भी firm ने operate किया है, इन operations को हम future में जब use करते हैं, क्या forecasting अगर future forecasting करें तो what are the risk involved. क्या जो machinery हम use कर रहे हैं क्या वही in future चलेगी, उसमें क्या technology में कितना change आ रहा है, इसमें technological risk आ जाता है, कितने इन्वेस्टमेंट हम कर चुके हैं, क्या ये इन्वेस्टमेंट ओरिजिनली व्हाट वी एक्सपेक्ट दैट the certain operation or the machinery or the assets we are using, they are going to provide us certain amount of assets or products in these 3 months time period. अगर क्या वाकई वो 3 month time period के लिए करेगा नहीं करेगा, इसमें पूरी operational efficiency को analyze किया जाता है. The examples are your volatility in sales. अब sales में कुछ, क्योंकि आपकी sales हमेशा on the over the period of time एक जैसी नहीं रहती, तो उसमें sales में volatility आती है over seasonal changes की वजह से, market changes की वजह से, लोगों की टेस्ट की वजह से चेंजेस में जो आते हैं, इन सब चीजों से आपकी सेल्स इफेक्ट होती है. तो वोलेटिलिटी इन सेल्स की वजह से आपके बिजनेस रिस्क इन्वॉल्व होता है. सेकेंडली योर वोलेटिलिटी इन कॉस्ट. एकदम हम ये देखते हैं कि गवर्नमेंट ने गैस प्राइसेस, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस जो है वो इंक्रीज कर दी है. The volatility in cost, that means cost आपकी इंक्रीज होगी, कहीं भी डिक्रीज हो रहा है, कहीं भी. अब वो जो इन सब चीजों को कंसिडर करके फोरकास्ट करना एंड एनालाइज करना योर कंपनी एंड इट्स ऑपरेशनल पोजीशन, वो बहुत जरूरी होता है. अनदर वन इज योर प्रॉक्सिमिटी टू ब्रेक इवन पॉइंट, कि किसी भी फर्म को जब भी स्टार्ट किया जाता है उसका ब्रेक इवन पॉइंट सेट किया जाता है. दिस इज द पॉइंट वेयर योर कॉस्ट एंड योर प्रॉफिट विल बी इक्वल. तो प्रॉक्सिमिटी दैट मीन्स कि क्या टाइम पीरियड है कि आपका
वो क्या टाइम पीरियड है जिसमें ब्रेक इवन पॉइंट पे हम पहुंच जाएंगे, या ये सर्टेन प्रोडक्ट जो हम लॉन्च करें ये अपने ब्रेक इवन पॉइंट पे कब पहुंचेगा, तो वो टाइम पीरियड कम से कम होना बहुत जरूरी है, तो उसका एनालिसिस किया जाता है. दैट इन्वॉल्व्स विद योर बिजनेस रिस्क. नाउ लेट्स लुक एट another thing, that when we look at the financial needs, first needs of the firm, when we look at the profitability and financial condition of the firm, and when we analyze the business risk, when we analyze all these three things, we are actually determining the financing needs of the firm. इन तीनों चीजों को कंसिडर करके what we are looking at the financing needs of the firm. After these financing needs, why these financing needs are important? As a financial manager must consider all three jointly when determining the financial needs of the firm. तो किसी भी फर्म की एनालिसिस बेसिकली किया भी इसीलिए जाता है ताकि हम ये देखेंगे फाइनेंस फ्यूचर में कितनी फाइनेंसिंग नीड्स होगी, क्या चाहिए नहीं चाहिए और किस तरीके से हम लोगों को चाहिए होगा. सो ऑल दीज फाइनेंसिंग नीड्स आर कंसिडर्ड by the financial manager jointly in order to know the financing needs of the firm. इन तीनों चीजों को हम consider करते हैं to know the financing needs of the firm. After knowing these financing needs of the firm, we negotiate with the suppliers of the capital. Who are the suppliers of the capital? Your shareholders, your owners, your bondholders, your debt providers, anyone who is providing you debt. The loan हो गया, bondholder हो गया, ये shareholder. All those people who are going to invest in your company, who are going to finance your company. तो आप जब ये analyze तीनों चीजों को analyze करते हो कि fund need क्या है, profitability firm की क्या है, कितना business risk है, इन सब चीजों को consider करके then you define your financing needs of the firm, और then you negotiate with your suppliers of the capital कि आप क्या वाकई हमें और capital चाहिए, क्यों चाहिए है, और फिर उस analysis को सामने रख के उसके risk को बता के उसकी profitability को बता के आपके attract किए जाते हैं different financiers. The very first thing we are going to use is your हमारे analysis के different types. In the very first thing is your financial ratios. Then we will be looking at the trend and index analysis. Well, financing ratios को देख लेते हैं. What are your financial ratios? When we talk about ratio, a financial ratio is an index that relates to accounting numbers and is obtained by dividing one number by another. That means financing ratio आपकी क्या है, एक नंबर को दूसरे नंबर से divide करके the accounting numbers, specific accounting numbers are those numbers which are inherited in your बैलेंस शीट और इन योर इनकम स्टेटमेंट. इनसे जो भी इंफॉर्मेशन लेते हैं वो अकाउंटिंग नंबर्स को जब भी हम डिवाइड करते हैं ओवर ईच अदर, तो द आंसर वी गेट इज योर फाइनेंशियल रेशियो. वी हैव टाइप्स ऑफ कंपैरिजन. द फर्स्ट वन इज योर इंटरनल कंपैरिजन एंड योर एक्सटर्नल कंपैरिजन. एक्सटर्नल कंपैरिजन इज योर कंपैरिजन विद योर कॉम्पिटिटर्स एंड इंडस्ट्री, एंड योर इंटरनल कंपैरिजन इज कंपैरिजन ऑफ द फर्म ओवर इट्स टाइम पीरियड के ओवर आप देखते हो कि कितना, या डिफरेंट रेशियोज को कंपेयर करके देखते हो कि क्या प्रॉफिटेबिलिटी या क्या एफिशिएंसी है फर्म की. Now, what are the 5 major categories of ratios? What questions do they answer? We have 5 different categories. The first one is your liquidity ratio. Can we make required payments in the short run? In the very next lecture, we will be looking at the detail of all these ratios. Let's look at first thing, liquidity. Can we make required payments in the short run? Asset management, right amount of assets versus sale, क्या right amount of assets है per your sales. Debt management or the leverage, we look at the long term debt of the firm, that what is the mix of debt and equity. Then we look at the profitability. Do sales prices exceed your unit cost, and are sales high enough to reflect your profit margin, your return on assets, your return on equity. And we look at the market value, that is, do investors like what they see as reflected in your price over earning ratio or your market over book value ratio. So we look at all these ratios, looking at the short term, long term position of the firm, looking at the asset management, and looking at the profitability of the firm. So we define the ratios. When we talk about the external comparison and sources of industry ratio, this involves comparing the ratio of one firm with those of similar firm or the industry averages. तो मैंने आपको पहले बताया कि external comparison में the very first thing we consider, we compare your company or your market, your company's ratio with your competitors or with the industry. Similarity is important as one should compare apples to apples. अब ये तो नहीं हो सकता कि एक इंडस्ट्री की आप उठाओ, फूड इंडस्ट्री की उठा के आप क्लॉथ इंडस्ट्री के साथ कंपेयर कर रहे हो, तो नहीं होता. तो we compare with our competitors and within one industry. Now let's summarize today's lecture. The first thing is we talk about the financial statement. What are our financial statements? We have 4 different types of financial statements: balance sheet, income statement, your statement of cash flow, and your statement of owner's equity. Then we talked about the possible framework for analysis, looking at 3 different what are the fund's needs, what are the profitability, and what is the business risk. And then we analyze the financing needs of the company. Then we look at the ratio analysis, in which we talked about liquidity ratios. Then we talked about asset management ratio, profitability ratio, which we are going to cover in our next lecture. That was all about your today's lecture. Thank you.